दोस्तों गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ों को कंप्लीट किया था, तो अगले लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं अगले लेक्चर में उसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, ये कैसी सभ्यता है, एक विकसित सभ्यता थी। सारी चीज़ें कंप्लीट की, समाज को बताया, राजनीति बताया, धर्म बताए। हर चीज़ को कंप्लीट करते हुए फिर उसके जितने इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, मैंने सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने बताया कि कौन से साइट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन हैं मैंने लिखा है। हाँ, बाकी ये सब पढ़ने के बाद आप इस जगह घटना चक्र से क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ये होता है कि पढ़ा हुआ जो रहेगा आप कंप्लीट कर लेंगे उस चीज़ को। इसलिए ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस किया करिए। पढ़ने के बाद अपने आप को इवेल्युएट किया करिए, हमने पढ़ा तो हमारा आउटपुट क्या निकल रहा है। इसलिए आइए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन पहला ये है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन आपके हैं राखलदास बनर्जी, बीके थापा हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट जे मैके। तो आपको पता है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो पहली संक्षिप्त खुदाई में मतलब जिन्होंने एक तरीके से प्रमाण दिया था निम्नलिखित में किसने की थी। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर में। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि मुझे इसी लेक्चर में वैदिक सभ्यता को पढ़ाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन 2 3 ही 4 करा रहा हूँ। उसके बाद आप घटना चक्र से क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी एनफ है, मेरे नोट्स मैंने जितने पढ़ा है उसको कंप्लीट करिए, बाकी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा शहर नहीं है, पूछा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा शहर नहीं है। लोथल मालूम है गुजरात में है, धौलावीरा, मेहरगढ़ भी पढ़ा है, धौलावीरा पढ़ा है, सोतका को ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये कोई साइट नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता की। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बनवाली सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको पता है बनवाली ये हरियाणा में है। एमपी, राजस्थान, गुजरात, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तुम्हारा हरियाणा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट्स अगर आप क्लियर किसी चीज को, नोट्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसलिए कहते हैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाया जाता है कि आप कोई चीज पढ़े फिर शॉर्ट नोट्स की तरह उसको देखें और कंप्लीट करें। पढ़ने के बाद ये होता है कि आप जैसे कि कोई चीज एकदम लेंदी वे में है, अपने वे में पढ़ के उसको एक शॉर्ट फॉर्म में तैयार करिए, फिर एक तरीके से क्विक रीजन के लिए सबसे बढ़िया होता है। उम्मीद है उसके बाद मैं सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करने के बाद वैदिक सभ्यता की तरफ चलना हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो एक प्रमुख सभ्यता स्टार्ट हुई भारतीय उपमहाद्वीप में, वो थी वैदिक सभ्यता। एक तरीके से बोले तो वैदिक सभ्यता आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सुव्यवस्थित या विकसित सभ्यता थी। ये उतनी विकसित नहीं थी, लेकिन हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक या कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभ्यता। क्योंकि आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने ग्रंथ, वेद, सारी चीजें लिखी गई वैदिक सभ्यता में है। एक तरीके से भारतीयों का सोच, एक तरीके से जितनी भी सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, शुरुआत अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता से हुई थी। वैदिक सभ्यता भारतीय संस्कृत का वो प्राचीन खंड है, मतलब प्राचीन कालखंड है, जिसमें कि वेदों की रचना हुई। उपनिषद तो बाद में आए, उपनिषद एक तरीके से उसी की धारा है। जितनी वेदें हैं मतलब वेदों की रचना हुई थी। तो इसमें आप देखेंगे 2 डिवीजन पाए जाते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। आप बोलेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिवीजन क्यों किया गया। ऋग्वैदिक काल का मतलब ये एक प्रारंभिक चरण है, वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक चरण। मैं लिख देता हूं, प्रारंभ। हिंदी दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ है, समझ जाइएगा। एक तरीके से इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद का, लिखा ही मैंने उत्तर वैदिक काल, समझ जाइएगा उस चीजों को। ऋग्वैदिक काल। सबसे बड़ी बात होती है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आप लोगों ने थ्योरी सुनी है, मैक्स मुलर की थ्योरी की आर्यों का इन्वेजन के कारण, कई लोगों की थ्योरी थी कि आर्य इन्वेजन के कारण सिंधु सभ्यता का डिक्लाइन फेज या पतन स्टार्ट हुआ। मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के आप देखेंगे, इंडिया का मैप अगर ये है, ठीक, ये हिस्सा नॉर्थ वेस्ट, जिसको इसी में आप देखेंगे सब सिंधु प्रदेश है। आर्य अगर सेंट्रल एशिया, जब मध्य एशिया से जब आर्य भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर कर रहे थे, हिंदुकुश से, खैबर दर्रे से जब भारतीय उपमहाद्वीप में आ रहे थे, बेसिक 2 डिफरेंस बताता हूँ। सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन आर्यों को घोड़े का ज्ञान था। बहुत बड़े व्यापार, मतलब बहुत अच्छे, एक तरीके से जैसे घोड़े पे बैठ के लोग सवारी करते, बहुत अच्छे, मतलब कि चालक थी एक तरीके से।
इन लोगों को घोड़े का ज्ञान था, घोड़े के ही सहारे ये पूरे भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में एक तरीके से धीरे से विस्तार किया। शुरुआत में आप देखेंगे तो ये एक तरीके से इनके अगर आर्यों की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो शुरुआत में सब सिंधु प्रदेश में थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम जब बढ़ेंगे तो इनका विस्तार आप देखेंगे गंगा के मैदान में भी होता है, जो कि आप देखेंगे मगध मगध आप लोग जान रहे हैं, फिर आप देखेंगे उन्हीं का एक तरीके से एक्सपेंशन आप मगध में देखेंगे मगध। तो ये चीज हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड है 1500 से 1000 बीसी, ठीक है। आप देखेंगे, देखिए मैंने बोला था कि अगर किसी चीज के समाज को, राजनीति को, आर्थिक या किसी भी चीज को बदलना है तो 4 चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। मतलब एक तो होता वहां का समाज कैसा बदल रहा है और समाज बदलेगा कैसा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को बदलने के लिए इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे कोई अगर वर्तमान समय अगर कोई गरीब देश है, अगर उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है तो वह कुछ सालों बाद या 10 से 15 सालों बाद उसकी समाज बदलेगा, राजनीति बदलेगी उस हिसाब से। इसलिए कहते हैं इकोनॉमी इज द मेन सोर्स जो हर चीज को चेंज करेगी। वही चीजें थी ऋग्वैदिक काल में। आप देखेंगे कबीलाई समाज में अगर पढ़ेंगे, समाज में मैं बताऊंगा ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से वेद लिख देता हूं। एक तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक। इसको वेदत्राई कहते हैं। इन तीनों को मिला के वेदत्राई कहते हैं, लेकिन इन चारों को मिला देंगे ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को, तो इन चारों को संहिता बोलते हैं। संहिता इन द सेंस चारों वेदों का संकलन, संहिता, ठीक। आप सबको, आप लोगों ने कभी छोटे या बड़े किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण के बारे में है, सामवेद एक संगीत के मतलब संगीत के रूप में जाना जाता है, मतलब संगीत का जनक के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद में आप जानते हैं कि जो इस समय वर्तमान समय में कई जगहों पे आपको देखने को मिलता है, जादू, तंत्र, मंत्र, टोला जो भी है। यजुर्वेद में यज्ञों के उल्लेख के बारे में मिलता है। ये चीजें हैं, मैं बताता हूं कि ऋग्वैदिक काल में समाज, जैसे मैं चीजों को जब कंप्लीट कराऊंगा तो मैं बताऊंगा ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, वहां की राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, वहां का धर्म कैसा था। जैसा कि मैंने ये चारों चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में बताया, तो मैंने ये भी बताया था कि जब अगर इतिहास के पैटर्न में अगर कोई चेंज होता है तो चेंजेस कहते होते हैं। चेंज आप में देखेंगे तो आप 4 चीजों पे, समाज कैसे बदला, राजनीति कैसे बदली, अर्थव्यवस्था कैसे बदला, धर्म कैसे बदला, इन चारों चीज में अगर देखेंगे तो समय का बहुत बड़ा विभाजन होता है। मतलब ये तुरंत तो नहीं होता कोई परिवर्तन, समय लगता है। इसमें आप देखेंगे अगर सिंधु सभ्यता आप देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड आप देखेंगे, मैच्योर फेज का तो देखेंगे एक तरीके से 1750 मानिए, ठीक। आर्यों का इन्वेजन इंडिया में कब हुआ? 1500 बीसी के लमसम मध्य एशिया से वो भारत में आए, सब सिंधु प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में एंटर कर गए। तो हमने सिंधु सभ्यता में भी बताया था कि वहाँ का समाज कैसा है, धर्म कैसा है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, रिलीजन कैसा था, ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, मैंने ये भी बताया था कि हमने आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे उस चीज़ों को बताया था, ना कि उस स्क्रिप्चर में कोई चीज़ हमने पढ़ी, लिपि मिली तो हमने उन चीज़ों को पढ़ा था, ये चीज़ें थी। लेकिन वैदिक सभ्यता में ये है कि मैंने जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, एक तरीके से हमारा अगर सांस्कृतिक, अगर आप पूरी तरीके से देखें तो अगर इंडिया में जो सांस्कृतिक, इंडिया के पर्पज में मैं बता रहा हूँ, इंडिया में जितने भी अगर सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट आपको देखने की शुरुआत अगर मिलती है तो वैदिक सभ्यता से ही मिलती है। क्योंकि वैदिक सभ्यता में इसको एक तरीके से संस्कृत, आप देखेंगे पढ़ेंगे आगे कि आर्यों की मौलिक भाषा क्या थी, एक तरीके से उनकी राजकीय भाषा क्या थी, राजकीय नहीं, उनकी मूलतः भाषा क्या थी, संस्कृत। संस्कृत के वो जनक भी माने जाते हैं। और आपको मालूम है कि संस्कृत केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही बोली जाती है और संस्कृत की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप से हुई है, बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है, इसलिए कहते हैं। और आर्य, सबसे बड़ी बात हो की है कि इतनी सारी थ्योरी दी गई कि मतलब वो कौन थे जो मध्य एशिया में 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच ऋग्वैदिक काल में जो भारत में एंटर किए, वो कौन थे। कई थ्योरी दी गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर की थ्योरी, मैक्स मूलर ने ये बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे। उन्होंने बताया कि वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान का जो इलाका आप देखते हैं मध्य एशिया, वहां से वो आए थे। तो
जो हिस्टोरियन या इतिहासकार जो होते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उनको तुरंत नहीं माना जाता है। आपको या तो एविडेंस देना पड़ेगा या आपको सबूत देने पड़ेंगे, और तब होता है जैसे कि कोई एक हिस्टोरियन किसी एक मत पर आ रहा है, अगर ढेर सारे हिस्टोरियन उसी मत पर अगर आके बोलते हैं कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट की जाती है एविडेंस के तौर पे, एविडेंस दिया जाता है। तो आप देखेंगे एक ईरान में आपको एक तरीके से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताता हूँ अभी। इंस्क्रिप्शन एक तरीके से शिलालेख मिला था जिसका नाम बोगोजोकी करके था, और आप देखेंगे वहाँ एक जैसे कि बरियल डेड बॉडीज जो होती है ईरान में, वहाँ की डेड बॉडीज और इंडिया की डेड बॉडीज को जब कार्बन डेटिंग भी की गई प्लस उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो भी चीज़ें आप मैचिंग की गई, तो वहाँ और यहाँ में सिमिलरिटी पाई गई। इस बेसिस पे बोला जाता है कि आर्य जो आए थे, मैक्स मुलर की थ्योरी ने ये बताया कि आर्य जो आए थे मध्य एशिया से आए, और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी इस चीज़ को मानी गई कि आर्य इंडिया में कहाँ से आए थे। हालांकि अभी भी देखेंगे तो विवाद का ही रूप है एक तरीके से, लेकिन माना जाता है उस चीज़ों को। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक, मैंने कुछ लाइनें लिखी तो उसके बारे में बताता हूँ। आर्य कौन थे? जो आर्य भारत में आए 1500 BC में तो आए, वो घोड़े पे आए थे, उन्हें घोड़े की जानकारी थी, तो घुड़सवार जिनको बोलते हैं, मैं चालक बोल रहा था वैसे। भारत के आर्यों का आगमन जो हुआ 1500 BC से लगभग वैदिक काल के आरंभ को इंगित करता है। ये कभी पूछ देगा कि वैदिक काल का आरंभ मतलब कौन से पीरियड या टाइम पीरियड पूछ देता, तो 1500 BC आप लोग लिखिएगा। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कुल यानी श्रेष्ठ। आपने महाभारत भी देखा होगा, आर्यपुत्र बोले जाते थे लोग। इस थ्योरी को एक तरीके से महाभारत की थ्योरी से रिलेट किया जाता है एक तरीके से, लेकिन कोई एक तरीके से पक्का सबूत न होने का मतलब कि एक थ्योरी ही बनी एक तरीके से आप देखेंगे तो। क्योंकि आप देखेंगे आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश से भी आगे उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे गंगेटिक प्लेन की तरफ बढ़े थे, इसलिए बोला जाता है कि मतलब शायद में भी हो, इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे। तो आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति। आर्य का नाम 176 बार ऋग्वेद में आया है। आरंभिक जानकारी हमें वेदों से पता चलता है। मैं हटता हूँ, इन सब चीज़ों को नोट करिएगा। 4 ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे 4, जैसे कि आप देखेंगे वेदों की आप जानते हैं कि मतलब रचना तो हुई थी। अब मुख्यतः ऋग्वैदिक पीरियड में आप देखेंगे 3 वेद थे। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद है बाद में जुड़ा है, इसीलिए वो ऋग्वैदिक पीरियड का उत्तर वैदिक काल में जुड़ा है वो, ठीक। अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे गायत्री मंत्रों का उच्चारण, इसी में आप देखेंगे। फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल पुरुष सूक्त में दिया, इन चीज़ों के बारे में। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, संगीत का जनक। इसमें आप देखेंगे तंत्र मंत्र के बारे में है, ठीक। इसमें एक तरीके से यज्ञ में जो मंत्र, फिर एक आता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सॉरी, जिसमें यज्ञों की विधियां हैं, जैसे यज्ञ कैसे किए जाते थे आप देखोगे। एक तरीके से अश्वमेघ यज्ञ आगे पढ़ेंगे, राजस्व यज्ञ पढ़ेंगे। आप लोगों ने जब रामायण देखे होंगे तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अश्वमेघ यज्ञ क्या था? इसी काल में प्रचलित यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरीके से मैं इसका जब रिलीजन पढ़ाऊंगा या धर्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यहाँ के लोग किस चीज के उपासक थे। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रकृतिवाद के उपासक थे। प्रकृतिवाद के उपासक इन द सेंस आप देखेंगे प्रकृति की पूजा की जाती है। जैसे इंद्र एक प्रमुख देवता है, इसमें वरुण है, सोमदेव है, ये सब प्रकृति के नेचर गॉड है, एक तरीके से नेचुरलिस्टिक गॉड जिसे बोला जाता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यज्ञों की विधियां इसमें होती है, ठीक। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप देखेंगे ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण, इस सब चीज़ों के बारे में है। सामवेद में संगीत के बारे में है। अथर्ववेद में आप देखेंगे तंत्र मंत्र के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियां, लिख लीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ, इसको वेदत्रायी कहते हैं। पूछ देता है कि किन तीनों को मिला के वेदत्रायी बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मिला के वेदत्रायी कहते हैं, लेकिन आप फिर देखेंगे इन चीनों को मतलब इन चारों को मिला के इसको संहिता बोलते हैं। इन चारों को मिला के, ये चीज आप नोट करिएगा। उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट बताता हूं।
उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा। अब हम आते हैं इसके कुछ सिद्धांत के ऊपर कि मूलतः जो आर्य थे भारत में, एक तरीके कई सिद्धांत दिए क्योंकि मूलतः भारत में जो आर्य थे आए कहाँ से थे। आप देखेंगे कई थ्योरी दी गई। मैक्स मूलर की थ्योरी मैंने बताया कि सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई थी। उसमें आप देखेंगे एक थ्योरी थी बीजी तिलक, जिन्होंने बोला था कि आर्य जो थे आर्टिक रीजन से आए थे। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक, आर्टिक का जानते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र को मैं बोल रहा हूं, रीजन का मतलब क्षेत्र, लिख लीजिएगा। ये सब सारी चीजें हैं। दयानंद सरस्वती ने बोला था तिब्बत रीजन से आए थे। और मैक्स मूलर ने बोला था ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जिसको मध्य एशिया भी बोलते हैं। ठीक, सबसे एक्सेप्टेबल अगर थ्योरी मानी गई तो मैक्स मूलर की थ्योरी मानी गई। क्यों? क्योंकि इन्हें एक शिलालेख, जो ईरान में एक शिलालेख मिला था, और एक तरीके से आप देखेंगे डेड बॉडीज की सिमिलरिटी, आप देखेंगे कार्बन डेटिंग और फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे जो भी चीजें की गई थी उस समय, वो चीजें सिमिलरिटी शो करती। इंडिया में जो कंकाल पाएगा और ईरान में या मध्य एशिया में जो पाएगा, तो उसमें सिमिलरिटी पाई गई। इसीलिए बोला गया कि मैक्स मूलर की थ्योरी में बोला गया कि जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे। ये चीजें नोट करिए। फिर कुछ पॉइंट और मैं इसको लिखा, तो 2-3 पॉइंट और थे जो थे, मतलब जिन्होंने बताया था, जिनमें थे एक थे अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने बताया था कि आर्य जो आए थे भारत में वो सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। विलियम जोन्स ने बताया था कि वो यूरोप से आए थे। यूरोप वाले तो वैसे आप जानते हैं क्या है, इंडिया को हमेशा से नीचा दिखाना चाहते हैं। वेस्टर्न थ्योरी की हमेशा रहती है कि इंडिया को नीचे दिखाया जाए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब ये लोग कुछ नहीं जानते थे तो हम लोगों ने वेदों की रचना कर दी थी। पीसी गिल्स हंगरी से आते हैं, मतलब हंगरी से लोगों को बताया था कि मतलब कहाँ से आर्य आए थे। प्रोफ पेनका जर्मनी के मैदान थे। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, हिटलर जो थे, एडोल्फ हिटलर, वो खुद को आप देखेंगे उनके झंडे पे जो सिंबल देखेंगे वो स्वास्तिक का सिंबल है। स्वास्तिक का सिंबल लेके चलते हैं, मतलब एक तरीके से खुद को अपने मतलब बोलते हैं कि एक तरीके से आर्य हो, मतलब कि हम आर्य, मतलब आर्य के ही वंशज हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं वो। हिटलर ने बोला था ऐसा, प्रेफ पेनका जर्मनी के मैदान से। मैक्स मूलर, जिनकी सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई। क्यों? अब इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख लीजिएगा इसको। भागोजोकी, ये आई है भागोजोकी इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, और एक है ह्यूमन स्केलेटन, मतलब कि ईरान से इस इंस्क्रिप्शन में मिला था, मतलब उसमें कुछ बेसिस ऐसे मिले कि मतलब एविडेंस के तौर पे मिला कि आर्य कहाँ से आए थे। उन चीज़ों में अफिनिक होता है मानव कलकांत तक, मतलब कुछ साक्ष्य इंडिया के मतलब जो क्षेत्रों में पाए गए, ईरान में भी पाए गए, तो मैच किया गया, वो चीज़ें थी। तो अब मैं बताता हूँ आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी जब भारत में आए। तो आप सब जानते हैं कि सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, सरस्वती, जिसको हाकरा चैनल के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा, 7 नदियां प्रमुख आप देखेंगे। पंजाब में आप देखेंगे पंचमुख नदियां जिसे बोलते हैं, 5 नदियों का संगम, 5 नदियां वो, और सिंधु, एक सरस्वती। हालांकि सरस्वती का एविडेंस मिलता नहीं है, उस समय था। ये जो 7-8 नदियां थी, पहले मूलतः जो आर्य भारत में आए थे वो पंजाब और पाकिस्तान और लाहौर वाले क्षेत्र में आए, सब सिंधु प्रदेश, मतलब इस क्षेत्रों में सबसे पहले आए थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब जब देखेंगे ऋग्वैदिक काल पीरियड से जब आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल की तरफ हम जब बढ़ते हैं, बढ़ते कब हैं, क्यों बढ़ेंगे, इसका मेन कारण मैं बताऊंगा। मैंने शुरू में बताया 1000 BC में आयरन रिवोल्यूशन, इसने मानव की जीवन ही बदल ली। क्यों बदली?
आयरन का या लोहे का आविष्कार ऐसा था, क्योंकि पहले आप देखेंगे सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्य एक तरीके से लोहे के कंपैरिजन में कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण आप देखेंगे, अगर खेती के लिए आप देखेंगे कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से हमें मिट्टी को खोदना है या कुछ भी अगर करना है उसमें, तो कांसे की जो चीजें बनाई जाती थी वो मुड़ जाती थी, जिसके कारण की खेती उतने व्यापक पैमाने पे नहीं होती थी, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पे नहीं होती थी। मैंने ये भी बताया, अगर किसी की हिस्ट्री में अगर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था अगर कुछ भी बदलना है तो सबसे मेन चीज होता है इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में मजबूत है वो सारी चीजें में मजबूत हो जाएगा। यही चीजें की मतलब आयरन आविष्कार थे, कृषि का विस्तार हुआ। और आप देखेंगे आर्यों की भौगोलिक स्थिति में आर्य की जो एक तरीके से राजनीति या समाज देखेंगे, समाज तो है लेकिन आप समाज में आप देखेंगे कि मतलब उनकी अर्थव्यवस्था देखेंगे तो पशुचारण अर्थव्यवस्था थी, कबीलाई समाज था, ठीक है। और धर्म, आपने धर्म बताया, फिर एक चीज, ये सब सारी चीजें थी। सबसे मेहनत है कि आर्यों की जो एक तरीके से आप देखेंगे अर्थव्यवस्था पशुचारण थी। पशुचारण मतलब कि कमाना खाने वाला सेंस, इन द सेंस मतलब कि जितना है उतना कमाना है, वही चीज मतलब खाने का है। लेकिन आप 1000 BC उत्तर वैदिक काल में आप जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोहे का आविष्कार थे, कृषि का धीरे धीरे विस्तार हो गया। मतलब आर्य जो थे, आर्य इन क्षेत्रों से उठकर गंगा के मैदान की तरफ बढ़े, और यहीं आप देखते हैं मगध का क्षेत्र है। मगध इन द सेंस पटना के आसपास का जो क्षेत्र है मगध, वो चीजें हैं मगध। अब फिर मैं बताऊंगा कि आप शुरू में पढ़ेंगे कि कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज क्यों था? भरण पोषण अर्थव्यवस्था थी, एक तरीके से पशुचारण, मतलब कि जितना है उतनी चीजें हैं। फिर वो चीजें थी। आप देखेंगे फिर जनपद, आप फिर देखेंगे 600 BC में आप देखेंगे महाजनपद का निर्माण, मगध का उत्थान आप देखेंगे, जनपद से महाजनपद कैसे बना, सारी चीजें वन बाई, यही चीजें, इकोनॉमी चेंज होती है, इकोनॉमी अगर टर्न होती है तो सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होती है। ये सब सारी चीजें हैं। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ लिखा देता हूं। आर्यों की भौगोलिक स्थिति में कुछ पॉइंट्स है, उस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश की जानकारी थी बिल्कुल, क्योंकि तभी तो सब सैंधव प्रदेश में निवास करते हैं और हमें वेदों में उनकी जानकारी मिलती है। सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार आया है, ये भी आप लोगों ने सुना भी होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी सरस्वती, इसे हाकरा घाघरा चैनल के नाम से भी जाना जाता है, और उसका दूसरा नाम है, इसे नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा का नाम 1 बार आया है, यमुना का नाम 2 बार आया है, और ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख है, छोटी बड़ी नदियां हैं। ये सब सारी चीजें पॉइंट में पूछ देता है कभी कभी, ये सब सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को नोट करिए। उसके बाद मैं वेदों के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैंने जैसा बोला कि आर्य जो आए थे पहले सब सैंधव प्रदेश में आए थे। सब सैंधव प्रदेश में आप देखेंगे तो 7 नदियां थी, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, सिंध और ये घाघरा। और इनका जो पहले पुराना नाम इनका ये था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि वितस्ता किसका नाम है, अस्किनी किसका नाम है, सतुद्री किसका नाम है, परुषणी मतलब किस नदी को नाम से जाना जाता है, ये सब सारी चीजें नोट करिएगा। हालांकि उन्हें कुछ पर्वतमालाओं का भी मतलब परिचित थे, हिमालय, मरावली एवं मरुस्थल। उनमें 2 प्रमुख पर्वतमालाएं थी, एक था हिमवंत और एक था मनुजवंत। मैं लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, एक है हिमवंत, हिमालयन चोटी, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि कौन से ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। हम कुछ भी अपने बेसिस, हम कुछ भी अपने खुद का हवाला लेके कुछ भी नहीं कहेंगे। हम जो भी चीजें हैं जो हिस्ट्री में लिखी है या हमारे पुराण या वेद में जो भी चीजें, हम उस बेसिस पे कहेंगे। ये सब सारी चीजें ये नोट करें। उसके बाद मैं ऋग्वेद के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा जो भी चीजें रहेंगी, तब तक इसे नोट करिए। तो आइए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा कि ऋग्वैदिक काल में 4 वेद थे। 4 वेद में पहला वेद जो था ऋग्वेद था, और सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना वेद इसे कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं। ये सब सारी चीजें नोट करिए, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। 4थे मंडल में कृषि के बारे में है, और 9वें मंडल में हमें सोम देवता के बारे में मिलता है, और 10वें मंडल में हमें वर्ण विभाजन या वर्ण व्यवस्था के बारे या उल्लेख मिलता है। आप आगे पढ़ेंगे पुरुष सूक्त में, मतलब वर्ण विभाजन कैसे था, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए, जांग से कोई और हुए, मतलब पेट से, ऐसे सारी वर्ण विभाजन जो हुआ था। खैर इस काल में मैं समाज में बताऊंगा कि उस समय का वर्ण व्यवस्था कैसे था, कर्म के आधार पे था। आप देखेंगे फिर इन मंत्रों के गायन को होत्र ने किया था, मतलब इनमें जो मंत्र थे होत्र, आप इसे से लिख लीजिएगा, ये पूछ देता है, बहुत बार पूछा भी है। 1028 सूक्त, मतलब 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ये सब सारी चीजें नोट करिए। उसके बाद मैं सामवेद को लिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, उसके बाद हम सामवेद को पढ़ रहे हैं। सामवेद आप सब जानते हैं कि जैसे कि भारतीय संगीत के जनक कहा गया, मतलब सामवेद में ही संगीत के बारे में हमें देखने को मिलता है। और ये पूछ देता है कभी कभी ये किस शैली में, या गद्य शैली में लिखा गया है, ठीक। उसके बाद है यजुर्वेद।
यज्ञों की विधियों का वर्णन, जैसे यज्ञ हम जैसे जिस हिसाब से यज्ञ हम करते हैं आज वर्तमान में या उस समय जो भी यज्ञ हुआ करता था जो हम करते थे उसके बारे में होता है। हाँ, हालांकि मैं उसमें यज्ञ के बारे में कुछ बता रहा था, आगे भी बताऊंगा उसके बारे में, अश्वमेध यज्ञ और यज्ञ के बारे में बता रहा था। आप जब रामायण देखेंगे, रामायण में जब आप राम के पुत्र लव और कुश के बारे में आप जब पढ़ेंगे जानते भी होंगे कि जब वो एक तरीके से अश्वमेध यज्ञ हो रहा था उसमें घोड़े को छोड़ दिया। उसमें होता यह है कि जैसे जब आप अगर कोई राजा बहुत शक्तिशाली या बलशाली हो जाता है अपने राज्य विस्तार या किसी चीज के लिए, वो मतलब कि घोड़े को छोड़ता है अपने मतलब कि सेनाओं के साथ। वो जहां जहां जिस प्रदेश में जाता है घोड़ा, अगर उसे एक तरह डिफेंड करने के लिए या उसे अपोजिट करने के लिए अगर कोई विद्रोही शत्रु अगर घोड़े को बांध लेता है तो उससे मतलब उस राज्य से उसको मुकाबला करना पड़ता है। अगर वो हार जाता है तो वो क्षेत्र या वो राज्य मतलब मिला लिया जाता है। ये चीजें थी जैसा कि लव कुश ने भी किया था, आप देखेंगे। फिर वहां पे लड़ाई फड़ाई जो भी एक तरीके से जो चीजें हुई थी इन चीजों के बारे में है। उसके बाद हम आते हैं अथर्ववेद। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का उदय इसमें हुआ है। अथर्ववेद जो सबसे बाद में आया है उत्तरवादी काल में। मंत्र, जादू, टोना में औषधियों का वर्णन। एक पॉइंट था, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस चीज को नोट करिएगा। इस चीज को नोट करिएगा आप लोग। एक चीज है ऊपर मैं लिख देता हूँ, किसके संकलन या गाने वाले कौन थे, आप लोग लिख लीजिए। अथर्ववेद को गाने वाले ब्रह्मा जी थे। एक पॉइंट और है, नीचे नहीं आ रहा। अथर्ववेद को गाने वाले ब्रह्मा जी थे। ये चीजें थी। उम्मीद है थोड़ी सी चीजें आप लोगों को समझ में आई हो कि वैदिक सभ्यता क्या था और वैदिक सभ्यता इंडिया में कैसे आया, किधर से आया, सब सिंधु प्रदेश क्या था, समाज कैसा था, ये सब आगे चीजें बताऊंगा अगले लेक्चर में। आई होप ये चीजें जितना मैंने अभी क्लियर किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे मैं इसकी राजनीति, समाज, धर्म, ये सब सारी चीजें कंप्लीट करूंगा। फिर हम उत्तरवैदिक काल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।